नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बच्चू कडू के नेतृत्व में नागपुर में किसानों की कर्ज माफी को लेकर हुए आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने घोषणा की कि 30 जून 2026 से पहले कर्ज माफी का निर्णय लिया जाएगा। इसे किसान एकजुटता की जीत बताते हुए कडू ने समाधानकारक भूमिका निभाई, मगर अब उनके ही गृह जिले से उन पर विपक्षी स्वर उठने लगे हैं। युवा स्वाभिमान पार्टी के विधायक रवि राणा ने दावा किया है कि बच्चू कडू अब कुछ ही दिनों में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई देंगे। राणा ने बच्चू कडू पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई और किसान आंदोलन का उपयोग व्यक्तिगत हितों के लिए किया। विधायक राणा ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री रहते समय बच्चू कडू ने 2.5 साल तक किसानों के खेत, फसलें और जीवन बर्बाद होने के बावजूद एक शब्द तक नहीं कहा और आज वही बच्चू कडू किसानों के मसीहा बनकर घूम रहे हैं। किसान कर्ज माफी के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति 6 महीने में देगी रिपोर्ट। पूर्व मंत्री बच्चू कडू के आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। किसानों के मुद्दे को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू के आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए किसानों की कर्ज माफी के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के प्रमुख आर्थिक सलाहकार और मित्रा के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी करेंगे। प्रवीण परदेशी की अध्यक्षता में गठित यह 9 सदस्यीय समिति किसानों की कर्ज माफी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करके रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति को अगले 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने के आदेश दिए गए हैं। समिति का मुख्य उद्देश्य किसानों की कर्ज माफी के लिए व्यावहारिक और प्रभावी सिफारिशें प्रस्तुत करना है। समिति आपातकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार की सिफारिशें तैयार करेंगी। समिति में राजस्व, वित्त, कृषि, सहकार और विपणन विभागों के अपर मुख्य सचिव शामिल होंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड मुंबई के अध्यक्ष और बैंक के महाराष्ट्र के प्रतिनिधि भी समिति में शामिल होंगे। किसान नेता पूर्व मंत्री बच्चू कडू के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी सरकार ने घोषणा पत्र में यह कहा था कि किसानों के कर्ज माफ करेंगे। उसी तर्ज पर आज हम लोगों ने फैसला किया है कि इस पर कमेटी तैयार की है। यह कमेटी किस प्रकार से कर्जा माफ करना है, उसके नियम क्या होंगे, उस पर अभ्यास कर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद 3 महीने के अंदर 30 जून से पहले इस रिपोर्ट के आधार पर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। कर्जमाफी कशी करायची, दीर्घकालीन उपाययोजना काय करायच्या, अशा सगळ्या गोष्टींचा निर्णय केला होता। कारण कर्जमाफी हा एक भाग आहे, पण शेतकरी वारंवार कर्जाच्या विळख्यात अडकतो आणि म्हणून त्यांना आपण बाहेर कसं काढू शकतो अशा प्रकारचा सगळा विचार व्हावा अशा प्रकारची अपेक्षा होती। त्या दृष्टीने आम्ही जे मित्राचे चेअरमन आहेत प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार केलेली आहे। ही समिती कर्जमाफीच्या संदर्भात कशा पद्धतीने ती करता येईल, त्याचे निकष काय असतील, भविष्यात शेतकऱ्यांना आपल्याला कर्जाच्या विळख्यातनं बाहेर कसं ठेवता येईल किंवा थकीत कर्जात तो जाणार नाही याकरता काय उपाययोजना करता येतील, या सगळ्या बाबींवर निर्णय करेल। त्या संदर्भात आम्ही असा निर्णय आज केला आहे की एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात या कमिटीने आपलं कामकाज पूर्ण करावं आणि आम्हाला कर्जमाफी कशी करायची, त्याचे काय निकष ठरवायचे या संदर्भातला एक अहवाल द्यावा आणि या अहवालावर कर्जमाफीच्या संदर्भातला जो निर्णय आम्हाला करायचा आहे तो 3 महिन्यात म्हणजे 30 जून 2026 पूर्वी करण्याचा आम्ही निर्णय केलेला आहे। त्यामुळे आता सगळे टप्पे आम्ही या ठिकाणी ठरवलेले आहेत। सगळ्या नेत्यांशी आमची चर्चा झाली, अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली। त्या चर्चेमध्ये त्यांनी देखील याला मान्यता दिलेली आहे। आम्ही त्यांना समजावून सांगितलं की आम्ही पहिल्या दिवशीपासून कर्जमाफीच्या बाजूचे आहोत, आम्ही दिलेलं आश्वासन पाळू हेच सांगितलेलं आहे। पण आता लगेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात पैसे देणं गरजेचं आहे। कर्जाची वसुली जून महिन्यात होणार आहे आणि आता जर आपण शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे दिले नाहीत तर शेतकरी रबीचा पेरा देखील करू शकत नाही आणि म्हणून पहिल्यांदा तात्काळ शेतकऱ्यांना जे त्यांच्या खात्यात पैसे दिले पाहिजे त्याची सगळी तरतूद आम्ही केलेली आहे आणि ते पैसे आता शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जाणं सुरू झालेलं आहे। जवळपास आज आम्ही अंदाज घेतला तर जवळपास 8,500 कोटी रुपये रिलीज झाले आहेत
त्यातले 6,000 कोटी प्रत्यक्ष खात्यामध्ये गेले आहेत आणि पुढच्या 2 दिवसात उरलेले पैसे जाणार आहेत. अजून 11,000 कोटी रुपये हे काल आम्ही जे कॅबिनेटला परवा मान्य केले तेही आता येत्या 2 ते 3 दिवसात रिलीज होणार आहेत आणि तेही शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जातील आणि अजून 1,500 कोटीची आम्ही प्रोव्हिजन केलेली आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे जाणं हे महत्वाचं आहे. ते आम्ही जाणं सुरू केलेलं आहे आणि माझा अंदाज आहे की पुढच्या 15 ते 20 दिवसात 90% शेतकऱ्यांच्या खात्यात हे पैसे पोहोचून जातील. 10% कदाचित अनेक वेळा आम्हाला अनुभव आहे, खात्याच्या अडचणी असतात, त्या जाऊन सोडवाव्या लागतात, मल्टिपल खाती असतात, अशा प्रकारच्या गोष्टी असतात. त्यामुळे तेही आम्ही त्यांचंही जे बाकी 10% आहेत त्यांचंही आम्ही त्या ठिकाणी पूर्ण करू आणि फॉर्च्युनेटली याला कुठली आचारसंहिता नसते. त्यामुळे आचारसंहिता लागली तरी ही मदत त्यांच्या खात्यामध्ये जाऊ शकते. त्यामुळे आम्ही त्यांना समजावून सांगितलं की पहिल्यांदा ही मदत देणं हे महत्वाचं आहे. त्यामुळे ती मदत आम्ही देऊ आणि मग ही जी काही कमिटी आम्ही केलेली आहे या कमिटीचा रिपोर्ट घेऊन त्याच्या आधारावर आम्ही ही कर्जमाफी करू आणि त्याला त्यांनीही सकारात्मक अशा प्रकारची भूमिका त्याच्यावर घेतलेली आहे. त्यामुळे आता या संदर्भातले टप्पे आम्ही ठरवलेले आहेत. तेलों में 5 रुपए किलो की नरमी, फसल कम होने के बावजूद सोयाबीन, फल्ली, राइस ब्रांड सभी के कम हुए रेट, आने वाले दिनों में तेजी का अंदाज। दिवाली पश्चात 8 दिनों में खाद्य तेलों के अधिकांश प्रकार में नरमी का रुख रहने की जानकारी आज दोपहर अमरावती मंडल को स्थानीय तेल मार्केट सूत्रों ने दी। उन्होंने बताया कि प्रति किलो 4-5 रुपए की गिरावट भाव में आई है। फिर वह तेल सोयाबीन का हो या मूंगफली का। इतना ही नहीं तो राइस ब्रांड सरसों के दाम में भी कमी आने की जानकारी प्रमुख तेल व्यापारियों ने अमरावती मंडल से चर्चा के दौरान दी। किंतु उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में एक बार रेट कम हो सकते हैं, किंतु उसके बाद दोबारा दाम बढ़ने की संभावना बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि 2300 रुपये प्रति 15 लीटर टीन सोयाबीन के रेट घटकर 2150 से 2170 रुपये हो गए हैं। वही हाल मूंगफली तेल में भी आया है। 15 लीटर का कंस्तर आज स्थानीय शक्करसात मार्केट में 2320 रुपये हो जाने की जानकारी व्यापारियों ने दी। उन्होंने बताया कि प्रति किलो रेट की बात करें तो सोयाबीन 135 से 136 रुपये प्रति किलो और मूंगफली तेल 157 से 158 रुपये प्रति किलो थोक मार्केट में हो गया है। प्रमुख तेल कारोबारी मनोज शर्मा ने अमरावती मंडल से बातचीत में बताया कि पाम ऑयल की डिमांड में आई गिरावट और विदेशों में सोयाबीन के उत्पादन के कारण अभी देशज मार्केट में रेट स्थिर बने हुए हैं अथवा कम हो रहे हैं। खाद्य तेलों में भरपूर सप्लाई के कारण भी दाम यथावत बने रहने की जानकारी मनोज शर्मा ने दी। थोक तेल व्यापारी शर्मा ने हालांकि स्पष्ट कर दिया कि अगले सप्ताह यह रेट कम होने की पूरी संभावना है, तथापि उसके बाद दिवाली के लेवल पर आएंगे जब सोयाबीन 145 रुपए और फल्ली तेल 165 रुपए किलो रहा था। खाद्य तेलों के ताज़ा रेट देखें तो सोयाबीन प्रति किलो 135 रुपए, फल्ली 158 रुपए, सनफ्लावर 160 रुपए, सरसों तेल 154 रुपए और राइस ब्रांड 138 रुपए किलो बिक रहा है। बच्चू कड़ू व राजू शेट्टी समेत 2000 आंदोलनकारियों पर मामला दर्ज। 7/12 पूरा करते हुए किसानों को कर्ज मुक्ति दिए जाने की मांग को लेकर नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग पर चक्का जाम कर 24 घंटे तक यातायात ठप करने वाले आंदोलन के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। इस आंदोलन का नेतृत्व पूर्व मंत्री व प्रहार संगठन के प्रमुख बच्चू कड़ू कर रहे थे। उनके साथ स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता राजू शेट्टी भी मौजूद थे। हिंगना पुलिस ने इन दोनों नेताओं सहित लगभग 2000 आंदोलनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि यह आंदोलन 28 अक्टूबर से वर्धा मार्ग पर शुरू हुआ था। प्रशासन ने आंदोलन के लिए कापूस संशोधन केंद्र के बगल का मैदान आरक्षित किया था, लेकिन आंदोलनकारियों ने रास्ता जाम कर धरना करना शुरू कर दिया। इससे नागपुर हैदराबाद महामार्ग पूरी तरह ठप हो गया था और इस महामार्ग पर हुए ट्रैफिक जाम में हजारों वाहन फंस गए थे, जिसके चलते यात्रियों को भारी त्रासदी सहन करनी पड़ी। वही पुलिस ने बताया कि नेताओं के भड़काऊ भाषणों से माहौल तनावपूर्ण हो गया था, जिसकी वजह से पुलिस ने माहौल भड़काने वाले नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। हिंगना पुलिस ने जिन प्रमुख नेताओं के नाम FRI शामिल किए हैं उनमें बच्चू कड़ू, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के राजू शेट्टी, पूर्व मंत्री महादेव जानकर, बुल्ढाणा के रविकांत तुपकर, वर्धा के नितेश कराले, चंद्रपुर के वामनराव चटप, अमरावती के बबलू जवंजाल, इनके सहित लगभग 2000 आंदोलनकारी शामिल है। इन सभी पर गैरकानूनी रूप से भीड़ जमा करने, सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध करने, जनजीवन और संपत्ति को खतरे में डालने तथा प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन करने से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की खुफिया शाखा ने पहले अनुमान लगाया था कि इस आंदोलन में लगभग 10-12 हजार किसान भाग लेंगे, लेकिन भीड़ अपेक्षा से दोगुना हो गई, जिसकी वजह से बंदोबस्त की तैयारी अपर्याप्त रही और आंदोलनकारी को सड़क पर उतरने से कोई रोक नहीं पाया। नतीजन महामार्ग पर 24 घंटे तक यातायात पूरी तरह रुका रहा। बाद में न्यायालय के निर्देश पर पुलिस ने ट्रैफिक जाम को हटाया। साथियों, पुलिस ने आंदोलन स्थल का कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त किया है और प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखना जारी है।
बच्चू कडू के हवा महल की होगी जांच। किसानों के मुद्दे को लेकर नागपुर में महालगार आंदोलन का आह्वान करने वाले प्रहार संगठन के अध्यक्ष और विधायक बच्चू कडू व बचलपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रवीण तायड़े ने गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक तायड़े का कहना है कि सत्ता में रहने के दौरान बच्चू कडू ने अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए अमरावती जिले में आलीशान बंगला, फार्म हाउस और कारखाना खड़ा किया। साथ ही मुंबई, नागपुर और अन्य शहरों में भी संपत्तियां खरीदी। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र भेजकर कडू की संपूर्ण संपत्तियों की जांच करने की मांग की है। भाजपा विधायक प्रवीण तायड़े ने आरोप लगाया कि बच्चू कडू ने महाविकास आघाड़ी सरकार में राज्य मंत्री रहते हुए अचलपुर क्षेत्र में करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई। उनके अनुसार कडू के पास जो विशाल बंगला, फार्म हाउस, जलतरण तालाब और कारखाना है, वह धन आखिर कहां से आया, इसकी जांच जरूरी है। तायड़े ने यह भी कहा कि बच्चू कडू ने जिन लोगों के नाम पर संपत्तियां खरीदी है, उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए। वही पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि विरोधियों का काम केवल आरोप लगाना है, परंतु जनता सभी जानती है। साथ ही बच्चू कडू ने यह भी कहा कि इस समय राज्य पे भाजपा की सरकार है, अगर हिम्मत है तो ईडी से जांच कराई जाए और अगर कुछ गलत पाया जाता है तो उन्हें जेल में डाल दिया जाए। कडू ने कहा कि किसी भी जांच से डरने वाले वो नहीं हैं और किसानों के सवालों पर आंदोलन जारी रखेंगे। उल्लेखनीय है कि यह कोई पहली बार नहीं है जब दोनों नेताओं के बीच टकराव हुआ। विधानसभा चुनाव में प्रवीण तायड़े ने बच्चू कडू को हराया था, तभी से दोनों नेताओं में तीखी प्रतिद्वंदी बनी हुई है। पिछले वर्ष बहिरम यात्रा के दौरान भी दोनों के बीच झड़प हुई थी। राजनीतिक हलकों में यह आंदोलन और उस पर छिड़ी आरोप प्रत्यारोप की जंग चर्चा का विषय बनी हुई है। अशा अनेक गोष्टी आहेत की समाजसेवेच्या आडून, अपंगांच्या आडून की अपंगांच्या शाळेच्या संदर्भातल्या पटसंख्येवरून बनावट कशी दाखवण्यात येईल, समाज कल्याणच्या माध्यमातून कसं अनुदान लाटण्यात येईल, त्याच्यानंतर 1 लाखची जमीन आणि त्यावेळेच्या सामान्य शेतकऱ्यांच्या जमिनी 1-1 लाखात 1.5 लाखात रुपये खरेदी करून भोकोटदार 2चे 1 करून जे आता तिथे 72 एकराचा जवळपास साम्राज्य तिथे निर्माण झालेलं आहे, तर त्याची सुद्धा सखोल चौकशी होणं गरजेचं आहे। आणि तुम्हाला या समाजसेवेच्या आडून तुम्ही कोणाच्या नावावर संपत्ती आहे, त्याच्यानंतर कोणाच्या नावावर शेत्या आहेत, कोणाच्या नावावर हॉटेल्स आहेत, कोणाच्या नावावर काय आहे, या सगळ्या गोष्टीचा तपशीलवार घेऊन प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता और पूर्व विधायक बच्चू कडू ने नागपुर में किसानों के कर्जमाफी के आंदोलन पश्चात सरकार द्वारा 30 जून 2024 तक कर्जमाफी लागू करने की घोषणा के बाद इसे किसानों की जीत बताया है। मगर साथ ही उन्होंने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस मामले में सरकार ने किसानों के साथ दगाबाजी की तो खुद बच्चू कडू जान पर खेल जाएगा। बच्चू कडू ने यह भी कहा कि वे सरकार द्वारा कर्जमाफी की तारीख घोषित किए जाने के बाद अब सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों पर अपनी पूरी नजर रखेंगे। अगर इस बीच कर्जमाफी को लेकर किसी भी तरह की चालबाजी हुई तो किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, साथ ही हम खुद जान देने के लिए तैयार रहेंगे। गोल गोल फिरवला तर आम्ही एवढे खुळे नाही आहे। रोहित दादांचा आम्ही सन्मान करतो, त्यांना आम्हाला बरंच सहकार्य केलेलं आहे। काँग्रेस पार्टी असेल त्यांनी पण पाठिंबा दिला, राष्ट्रवादीनं पाठिंबा दिला आणि त्यांचं आम्ही खरं सगळ्या लहान मोठ्या भूमिपुत्र संघटना, बळीराजा संघटना, सगळ्या लहान मोठ्या संघटनांना प्रचंड ह्याच्यापेक्षा सगळ्या शेतकऱ्यांनी काल मनोजदादा जरंगे आले होते, आज राठोडजी आले, ओबीसीचे नेते, शेतकरी सगळ्या जाती धर्मात आहे आणि ते एकत्र होऊन लढतात, याचा आनंद आहे। राज्य सरकार ने किसानों के कर्जमाफी के लिए 30 जून की अंतिम तारीख आधिकारिक रूप से घोषित की है। इस निर्णायक उपलब्धि के बाद आंदोलन के शिल्पकार और प्रहार जनशक्ति के पक्ष संस्थापक माननीय बच्चू कडू का नागपुर शहर और परिसर में जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। नागपुर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। नागपुर अमरावती हाईवे पर प्रहार जनशक्ति पक्ष के प्रदेश प्रवक्ता जीतू दुधानी और उनके साथियों ने बच्चू कडू का फूलों से वर्षाव कर घोषणा और ढोल ताशों के साथ स्वागत किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर आंदोलन की सफलता का जश्न मनाया। भारतीय जनता पार्टी जिले के जनप्रतिनिधियों सर्वश्री प्रताप बड़सड़, राजेश वानखड़े, प्रवीण तायड़े और उमेश यावलकर ने जिले के 4.90 लाख किसानों की 4.81 लाख हेक्टेयर जमीन अतिवृष्टि के कारण 1147 करोड़ की भारी भरकम मदद घोषित किए जाने की जानकारी दी और इससे किसानों को काफी हद तक राहत मिलने की भी बात कही। आज दोपहर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में चारों विधायकों को प्रताप बड़सड़, राजेश वानखड़े, प्रवीण तायड़े ने सहायता के वास्ते राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और वित्त विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया। आणि मला आनंद आहे सांगतानाच की पूर्ण जिल्ह्याला एक मोठा दिलासा माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि पालकमंत्री महोदयांच्या माध्यमातून मिळाला आहे। यामध्ये महसूल प्रशासनाचाही मोठा चांगला हातभार लागला, जिल्हाधिकाऱ्यांनी चांगलं काम केलं आणि
सततच्या पावसामुळे आणि फार स्पष्ट GR आहे, सततच्या पावसामुळे होणाऱ्या नुकसानीचं यामध्ये दिलेलं आहे आणि 4,90,911 शेतकरी यांना हा लाभ मिळणार आहे आणि तो आहे 570,09,87,000 रुपये एवढा. आणि त्यात अजून आनंदाची बाब म्हणजे जे 10,000 रुपये प्रति हेक्टर हे शासनानं म्हटलं होतं, त्याच्याही निधीची तरतूद करून त्याला GRच्या स्वरूपात आजच तोही GR निघाला आहे आणि त्यामध्ये सुद्धा प्रति हेक्टरी 10,000 प्रमाणे 3 हेक्टरच्या मर्यादेत एक मोठा अमाऊंट ह्या अमरावती विभागामध्ये अमरावती जिल्ह्यासाठी आलेला आहे. तहसीलदार से कम दर्जे वाले अधिकारियों द्वारा जारी किए गए विलंबित जन्म मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्रों को रद्द करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा 2025 में लिया गया था. इसके चलते अमरावती मनपा द्वारा जारी किए गए 1709 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों को अमरावती तहसील कार्यालय ने रद्द कर दिया था. साथ ही उन 1709 लोगों को नोटिस जारी करते हुए उनके नाम जारी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों को मनपा कार्यालय में वापस लाकर जमा कराने हेतु सूचित किया गया था, जिसके चलते 1709 में से 735 लोगों ने अपने प्रमाण पत्रों को मनपा प्रशासन के पास वापस लाकर जमा कर दिया. वही प्रमाण पत्र वापस नहीं लौटाने वाले 504 लोगों के खिलाफ बुधवार की शाम सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामला दर्ज किया गया. वही शेष 407 लोगों को नोटिस भी भेजी गई. आगामी सोमवार 3 नवंबर को दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल के जन्मदिन के अवसर पर अनिल अग्रवाल मित्र मंडल परिवार की तरफ से दस्तूर नगर चौक स्थित गौरक्षण संस्था में सुबह 9 बजे अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर सुबह गौपूजन के बाद गायों के लिए 5,600 किलो छप्पन भोग किया जाएगा. इस भव्य दिव्य व अनूठे कार्यक्रम में अनेक गणमान्य उपस्थित रहेंगे. इस कार्यक्रम में छप्पन भोग के साथ गायों के लिए 20 तरह की हरी ताज़ा सब्जियां, 12 तरह की दालें, 3 से 4 तरह की मिठाई, ड्राई फ्रूट और 7 से 8 तरह का पशु आहार रहेगा. इस अनूठे कार्यक्रम में आमंत्रित गणमान्य अपने हाथों से छप्पन भोग समेत गायों के लिए लाया गया पशु आहार, हरी सब्जी, अनाज आदि खिलाकर इस पुण्य अवसर का लाभ ले सकेंगे. IIMC अमरावती के विद्यार्थियों के लिए गुरुवार का दिन बहुत खास रहा, जब विद्यार्थी हिंदी समाचार पत्र अमरावती मंडल और मराठी समाचार पत्र आपली मातृभूमि प्रिंटिंग प्रेस पहुंचे और समाचार पत्रों को छपते देखा. छपाई का तंत्र देखकर उनमें नई ऊर्जा का संचार हुआ. भारतीय जनसंचार संस्थान के विद्यार्थियों का प्रिंटिंग प्रेस का दौरा गुरुवार 30 अक्टूबर शाम 5 बजे अमरावती मंडल और मराठी समाचार पत्र आपली मातृभूमि के प्रेस में आयोजित किया गया था. इस अवसर पर संपादक अनिल अग्रवाल, क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर राजेश सिंह कुशवाहा, अमरावती मंडल प्रबंधन के प्रणय अग्रवाल और अमन अग्रवाल आदि उपस्थित थे. विगत कुछ दिनों से महाराष्ट्र राज्य के अनेक इलाकों में वकीलों पर हमलों की घटनाएं बढ़ गई है. इतना ही नहीं बल्कि कुछ वकीलों ने इसमें अपनी जान गंवाई है. इस संबंध में कई दफा बार एसोसिएशन की ओर से निषेध व्यक्त प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है, लेकिन इन संबंध में कोई सुधार नहीं दिखाई दिया. इस पार्श्वभूमि पर बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा व दादर नगर हवेली, दीव व दमन बार काउंसिल के 29 अक्टूबर को हुई सभा में इन हमलों का तीव्र निषेध कर एक प्रस्ताव पारित किया गया है. इसके तहत 3 नवंबर को एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के मांग को लेकर राज्य के सभी वकील अदालती कामकाज का बहिष्कार करेंगे.